हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमने स्टार्ट की थी एक मॉक टेस्ट सीरीज एचपी पीजीटी केमिस्ट्री बैच के लिए। तो उस सीरीज का आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मॉलिक्यूल बिलो you are given with a molecule, this one. Consider the following statements about its room temperature spectral data. इसके रूम टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल डेटा क्या आएगा? आपको पता है ये एक C5H5 ये वाली रिंग है, इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं एंड एट रूम टेम्परेचर ऑल दीज 5 प्रोटॉन्स विल गिव द सेम सिग्नल। ये सिंगल प्रोटॉन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये इतना फास्ट रोटेशन होती है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दीज एज सेपरेट। तो ये एक ही सिग्नल देंगे तो यहाँ से आएगा ओनली वन सिग्नल। और क्योंकि ऑल द 5 प्रोटॉन्स आर बिहेविंग सिमिलरली तो इसका कोई क्या आएगा? सिंगलेट। कोई मल्टीप्लेट नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंगलेट। मोर ओवर यहाँ पे प्रोटॉन्स हो रहे हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे? दीज विल गिव द सेम सिग्नल। ये भी क्या करेंगे? सेम सिग्नल विदाउट एनी सेपरेटिंग, ठीक है। तो इनका, और अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसकी बात कहीं नहीं कर रखी ना इसने NH की, इस वाले प्रोटॉन की जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये वाले प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, जो मतलब जिनके ब्रॉड सिग्नल्स आते हैं, इसकी बात नहीं कर रखी। इसके अगर मैं दोनों बोलूंगी, दोनों मिथाइल के जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या देंगे? वन सिग्नल एज सिंगलेट। तो क्या आएगा? 1H NMR हैज सिंगलेट्स एट 5.48 एंड 3.18 ppm। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। मल्टीप्लेट आएगा? नो। सिंगलेट आएगा? नो। ठीक है, 5.48। अब इस वाले प्रोटॉन्स का मल्टीप्लेट नहीं आ रहा? नो। सिंगलेट आ रहा है, ठीक है ये। और सीओ स्ट्रेचिंग बैंड जो वो उनकी अलग कहानी की जैसे होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, at room temperature the number of singlet resonances observed in 1H NMR spectrum of Me3 CCO and Me2। सबसे पहले तो मैं इसे ड्रॉ करूं। 3 methyl groups are present. Next is your carbonyl group and the next is your this one। वो बोल रहे रूम टेम्परेचर पे कितने आपको सिंगलेट मिलेंगे। रूम टेम्परेचर पे हाउ मेनी सिंगलेट यू विल गेट। तो ये पता है ये नाइट्रोजन है, ये इसके साथ ऐसे कॉन्जुगेशन में जा सकता है। अगर ये कॉन्जुगेशन में चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा लाइक दिस, CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड N Me Me। अब ये जो मिथाइल है इस ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू सिस है, और ये वाला मिथाइल इस ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है? ट्रांस। तो बोथ विल गिव्स द डिफरेंट सिग्नल्स। तो एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका, टू सिग्नल्स हो गए। एंड टॉकिंग अबाउट दीज 3 मिथाइल ग्रुप्स, ये सेम इन्वायरमेंट में है, कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट में नहीं है, तो ऑल दीज 3 विल गिव द सेम सिग्नल। तो टोटल देयर आर 3 सिग्नल्स। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the Beckmann rearrangement of bromoacetophenone oxide, ब्रोमोएसिटोफिनोन ऑक्साइड था, उसकी बैकमैन रीअरेंजमेंट करनी है। गिव्स अ मेजर प्रोडक्ट हैविंग द स्पेक्ट्रल डेटा दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको आंसर पहचानना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा। 1H NMR की वैल्यू दे रखी है 9.89 सिंगलेट आ रहा है वन हाइड्रोजन का, 7.88 सिंगलेट आ रहा है वन हाइड्रोजन का, 7.45 डबलेट आ रहा है वन हाइड्रोजन का, 7.17 मल्टीप्लेट आ रहा है, 7.12 डबलेट आ रहा है एक हाइड्रोजन का, 2.06। तो दिस इज 1 2 3 4 5, है ना, 6। टोटल देयर आर 6 सिग्नल्स। कितने सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास? 6। तो पहले तो मैं कैलकुलेट करूँ कि सब में 6 सिग्नल्स बन रहे हैं। अगर मैं इसमें देखूंगी 1 2 3 4,
फिफ्थ इसका, सिक्स्थ इसका, ओके। फिर इसमें देखूंगी 1 2 3 4, फिफ्थ इसका, सिक्स्थ इसका, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ओके, सब में 6 सिग्नल्स बन रहे हैं, तो वैसा तो कुछ नहीं है। तो ध्यान देती हूँ मैं इस पे, 9.89 सिंगलेट आ रहा है सिंगल हाइड्रोजन की वजह से, तो ये मेरे को पता कर रहा है कि NH का है। और NH भी कैसा होना चाहिए, अगर इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है, NH की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं आती, अगर इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है तो मेरे को पता लग रहा है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो पक्का कॉन्जुगेशन में है, उसकी बहुत हाई अमाउंट में डीशील्डिंग हो रही है, डीशील्डिंग जोन में प्रेजेंट है। अगर वो डीशील्डिंग जोन में प्रेजेंट है वो पक्का बेंजीन रिंग के साथ होगा, और फिर उसके साथ COCH3 होगा। ठीक है, इतनी ज्यादा हाई वैल्यू मींस नाइट्रोजन डीशील्डिंग जोन में प्रेजेंट है, वो बेंजीन रिंग के साथ होगा, उसके साथ CO वाला ग्रुप होगा। तो आइदर ए ऑप्शन ये नहीं हो सकता, या फिर सी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। इस केस में नाइट्रोजन वाले प्रोटॉन की वैल्यू उतनी नहीं आएगी। ठीक है, बाकी वो बोला 7.88 पे आ रहा है एक सिग्नल सिंगलेट, 7.45 पे आ रहा है डबलेट, 7.17 पे आ रहा है मल्टीप्लेट, एंड 7.12 पे भी आ रहा है डबलेट। ये चारों के चारों क्या है, एरोमेटिक प्रोटॉन्स। अब मैं देखूं इन दोनों में एरोमेटिक प्रोटॉन्स क्या बन रहे हैं। मोर ओवर ये कितना है 2.06, 2.06 सिंगलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन्स का, तो नॉर्मल है, ये मिथाइल ग्रुप्स का है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं, ठीक ठीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज ये इसके साथ अटैच्ड वाला है COCH3, इसकी वैल्यू आती होती है इतनी। तो यहाँ से भी मेरे को पता लगा कि ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये पक्का ये वाले कंपाउंड्स हैं, आइदर ए और सी। अब ए और सी में से कौन सा, मैं इसका देखती हूँ, ए का और सी का, ये डेटा चेक करती हूँ। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका क्या आएगा सिंगलेट, ठीक है, इसके इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ओके। अगर इस हाइड्रोजन की बात करूं ये इसके साथ कपल कर सकते हैं, तो इसका आएगा डबलेट। इस हाइड्रोजन की बात करूं ये इसके साथ कपल कर सकते हैं, इसका भी डबलेट। और इस हाइड्रोजन की बात करूं ये इसके और इसके साथ कपल कर सकते हैं, तो आएगा मल्टीप्लेट। तो सिंगलेट, डबलेट, मल्टीप्लेट, डबलेट, तो ये डेटा तो कर रहा है मैच। कमिंग टू सी, क्या सी में भी कर रहा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका क्या आएगा डबलेट, फिर इस हाइड्रोजन की बात करूं इसका भी साथ वाले के साथ क्या आएगा डबलेट। इसके बात करूं तो इसके साथ भी कपल, इसके साथ भी, तो आएगा मल्टीप्लेट, और इसका भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लेट। तो ए में आ रहा है 1 सिंगलेट 1 मल्टीप्लेट 2 डबलेट, और सी में क्या आ रहा है 2 डबलेट 2 मल्टीप्लेट। तो कौन सा ऑप्शन बना आपके डाटा के अकॉर्डिंग, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर एंड सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the patterns of the NMR signal given in the column with respect to temperature। कहता है 2 सिंगलेट आ रहे हैं 2.87 और 2.97 पे, फिर 1 शार्प सिंगलेट आ रहा है 2.92 पे, और 1 ब्रॉड सिग्नल आ रहा है फॉर 6 प्रोटॉन्स पे। तो कैसे होता है, अगर आपको पता हो जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो किसी चीज़ के 2 सिग्नल आएंगे, 2 सिंगलेट्स आएंगे लाइक दिस, ठीक है, दिस इज फॉर लो टेम्परेचर। फर्दर जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हो तो ये आपस में क्लोज आ जाएंगे, और एंड में मतलब क्या आ जाएगा ब्रॉड सा पीक आ जाता है। और अगर टेम्परेचर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दो तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ही सिंगल शार्प पीक में। तो 2.87 2.97 दो प्लेट, ये लो टेम्परेचर, इन तीनों में से सबसे लो कौन है एक्स, तो ये तो इसके साथ मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट उसने बोला 1 शार्प सिंगलेट, ये पक्का बहुत हाई टेम्परेचर का है, और ब्रॉड सिग्नल आ रहा है, ब्रॉड वाला मिडवे टेम्परेचर का थोड़ा सा बीच में, तो ब्रॉड वाला मैच करेगा 120 से, और शार्प वाला मैच करेगा 150 से। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या आ गया एक्स, तो आइदर ए और बी ऑप्शन। सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग शार्प ज्यादा हाई टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस जेड आ रहा है, तो सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, एंड थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, based on the above data
द कैलकुलेटेड डिफरेंसेस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 मिथाइल सिंगलेट्स। क्या था, इसी डाटा के अकॉर्डिंग बताओ जो डिफरेंस आएगा दो मिथाइल के सिंगलेट्स में, तो चेक कर लेते हैं क्या है। एक है 2.87, एक है 2.97, तो चेंज इन डेल्टा वैल्यू डिफरेंस क्या आएगा, 2.97 माइनस 2.87, दैट इज इक्वल्स टू 0.10 ppm। नाउ किस पे रिकॉर्ड किया गया, 300 मेगाहर्ट्ज पे। किस पे रिकॉर्ड किया गया, 300 मेगाहर्ट्ज पे। तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 0.10, 30 हर्ट्ज। मेरे को यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 0.10 इंटू पीपीएम, पीपीएम में 10⁻⁻6 होते हैं और मेगा हर्ट्ज में 10⁻6, तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आ गया मेरे पास 30 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑपरेटर SZ are defined by this, where Sx and Sy are component of spin angular momentum operator. The commutator this, इसका कॉम्यूटेटर ओपन करना है। तो जो SZ होता है वो क्या होता है, x प्लस आयोटा SY। ठीक है, अरे ये ऐसे पॉजिटिव की वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे पॉजिटिव ये होगा और SZ तो आगे है ही। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन यूज कर लो, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन यूज। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, जब भी A B प्लस सी होगा तो पहले A B के साथ कॉम्यूटेटर ऑपरेटर में, फिर A C के साथ, तो ये आ जाएगा SZ कोमा SX प्लस SZ कोमा आयोटा S। इट विल बी SZ कोमा SX, आयोटा इज कांस्टेंट ना, तो इसको ले लूंगी बाहर, SZ कोमा S। फिर इसका कॉम्यूटेटर सॉल्व करने का डायरेक्ट टेक्निक था XYZ, Z और X, Z से X मूव करते हुए क्लॉकवाइज मोशन ही आ रहा है, तो इट विल बी आयोटा H कट SY प्लस Z टू Y, Z से Y मूव करते हुए मोशन ऑपोजिट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी माइनस आयोटा H कट SX। तो ये आया आयोटा H कट SY माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर H कट SX। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 H कट SX। H कट निकाला कॉमन, इट विल बी आयोटा SY माइनस माइनस इज प्लस SX, तो इट विल बी H कट SX प्लस आयोटा SY। और SX प्लस आयोटा SY क्या होता है, S पॉजिटिव, तो आंसर आ गया आपका H कट S पॉजिटिव, तो A ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर X P एक्सेस, इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको पता है जब भी आपके पास XN PX होगा तो ये क्या आएगा, आयोटा H कट NX की पावर N-1। ठीक है, तो X P X सॉल्व करते हैं पहले, इट विल बी आयोटा H कट X है, X की पावर 1, तो इट विल बी 1 X की पावर 1 माइनस 1 इज 0, तो आयोटा H कट 1, X की पावर 0 इज 1, तो ये आ गया आयोटा H कट। फर्दर X कोमा X और PX का कॉम्यूटेटर है, इसकी तो मैं कर देती हूँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट। जब भी किसी का कॉम्यूटेटर लेते हो विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वैल्यू, आंसर इज ऑलवेज 0, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ Chaiti versus tree of an ideal paramagnetic sample is। पैरामैग्नेटिक सैंपल के लिए क्या होगा, आपको पता है जो पैरामैग्नेटिक सैंपल होता है उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के आप कांस्टेंट लगाते हो C, क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरी लो बोलते हो ना। अब मेरे को ग्राफ प्लॉट किस में करना है, साई इंटू टी, तो साई इंटू टी में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो इट विल बी C, दैट इज कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टेकिंग दिस एज y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो जो चाई टी की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही,
और जब भी कोई चीज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाए, तो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये आ जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू टी एक्सिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर टी इधर ले जाओगे सिर्फ कांस्टेंट बचा ना, इधर वाली साइड टी की कोई टर्म नहीं आ रही, तो इट मीन्स वो डिपेंड नहीं कर रहा। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, the fundamental vibrational frequency of HCl इतनी, assuming that HCl and DCl may be treated as this. Okay, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसमें क्या है? फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी किसकी दे रखी है? HCl की। वो बोलना चाह रहा है कि HCl और DCl को ऑलमोस्ट सेम अज्यूम करो। ठीक है, तो आप किसकी निकालो? बेसिकली आपको फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी DCl की निकालनी है। तो ओमेगा HCl गिवन है कितना? 2885 सेंटीमीटर इनवर्स, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यू नो वेरी वेल। अब ओमेगा 1/ओमेगा 2, ओमेगा होता क्या है? 1/2 पाई √k/μ, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो इट विल बी μ2 बाय μ1। तो मेरे को किसका निकालना है? ओमेगा ऑफ DCl डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ HCl इज इक्वल्स टू, ऊपर म्यू HCl का, नीचे म्यू DCl। तो HCl का निकाल लें, क्या होगा? 1/म्यू क्या होता है? 1/m प्लस 1/m2, तो म्यू क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ये हो गया 1/म्यू। तो म्यू क्या हो जाता है? m1 m2 दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का प्लस। तो HCl में 1 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 35.5 प्लस 1 दैट इज 36.5। और म्यू DCl क्या आएगा? इट विल बी 2 इंटू 35.5 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन दैट इज 37.5। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओमेगा DCl डिवाइडेड बाय ओमेगा HCl की वैल्यू कितनी है? 2885 इज इक्वल्स टू, HCl की वैल्यू है 1 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 36.5 होल डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 37.5। ये दोनों कर दी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब ये दोनों सेम ही है ना अप्रोक्सीमेटली। तो क्या लेना? अप्रोक्स आंसर निकाल लेंगे, √1/2। तो जो ओमेगा DCl है वो क्या आ गया? 2885 डिवाइड बाय √2 क्या होता है? 1.414। तो जब ये कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2040.3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द सिलेक्शन रूल फॉर अपीयरेंस ऑफ पी ब्रांच। पी ब्रांच के अपीयरेंस के लिए रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद इन रिजिड रोटर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, अब क्या आता है इसका रूल? जो डेल्टा वी है दैट +-1 हो सकता है, और डेल्टा जे क्या क्या हो सकता है? 0 एंड +-1। तो पी ब्रांच के लिए पहले तो मेरे को क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी? डेल्टा जे की वैल्यू। फॉर पी ब्रांच डेल्टा जे +1 होता है, सॉरी -1 होता है, क्यू के लिए 0 होता है, आर के लिए +1। ठीक है, फिर आती है डेल्टा वी की बात। अगर तो एब्जॉर्प्शन हो रही है तो डेल्टा वी क्या आएगी? +1, एमिशन में -1। तो उसने क्या बोला था? रोटेशनल वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो डेल्टा वी क्या आ गया? +1, और डेल्टा जे क्या आ गया? -1। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एनर्जी सेपरेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स बिटवीन दिस टू दिस इज 24 सेंटीमीटर इनवर्स। द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर दिस इज क्लोजेस्ट टू। उसने बोला इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का सेपरेशन हो रहा है वो इतना है 24 सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले तो एनर्जी की वैल्यू होती क्या है वो निकालूंगी। एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है Bj+1। जब J की वैल्यू है 3, क्या है? 3, तो एनर्जी क्या आएगी? इट विल बी B 3 + 1 इज 4 दैट इज 12B। फिर जब J की वैल्यू है 9, तो क्या आएगा? B 9 + 1 इज 10, ये क्या है? 9। ठीक है,
अब आपको बताना है रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। वो बोला इन दोनों के बीच एनर्जी सेपरेशन कितनी है 24, तो 90b माइनस 12b किसके इक्वल है 24 सेंटीमीटर इनवर्स के, तो 90 माइनस 12 78b 24, तो b की वैल्यू क्या आ गई 24/78, इट इज अप्रोक्सीमेटली इतना ही रख लेते हैं। फर्दर वो बोल रहा है ये किसकी बी की वैल्यू आई है फॉर 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन के लिए, निकालनी किसकी है 13 कार्बन 16 ऑक्सीजन के लिए, निकालनी किसके लिए 13 कार्बन 16 ऑक्सीजन के लिए। जब 13 कार्बन 16 ऑक्सीजन के लिए निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बी क्या होता है H/8 पाई स्क्वायर IC है ना, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है म्यू आर स्क्वायर, तो इट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो इससे भी फॉर्मूला बनेगा जो इसका बी होगा, लेटस इसको मैं बोल रही हूँ बी, और जो 13 कार्बन 16 ऑक्सीजन है उसको मैं बोलूंगी बी डैश, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ म्यू होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू डैश होगा, उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले करते हैं 12C16 ऑक्सीजन के लिए म्यू की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में किया, इट विल बी 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16 28, ठीक है। फिर सेकंड किसके लिए करना है आप लोगों को 13C16 ऑक्सीजन के लिए, तो 13C16 ऑक्सीजन के लिए जो म्यू डैश होगा दैट विल बी 13 इंटू 16 डिवाइड बाई 29, ठीक है। तो B अपॉन B डैश अपॉन B इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू डैश, क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ रहा है ना, तो म्यू आपका रहा है 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 28 4, 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 22, तो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो डायरेक्ट इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, बट स्टिल इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन। कैसे, इट विल बी 16 से 16 कैंसिल 12/28 इंटू 29/13, अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, पर अगर मैं एग्जैक्ट आंसर निकालूँ 12 इंटू 28 सॉरी 29 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 0.95 आ रहा है। डायरेक्ट लेना है डायरेक्ट ले सकते हो, तो बी डैश आपके पास क्या आ जाएगा b इंटू 0.95, बी आपका पिछले केस में कितना आया था 24/78, तो 24/78 इंटू 0.95 24 डिवाइडेड बाय 78, तो ये आ रहा है कुछ 0.294 के अप्रोक्स, तो 0.294 ये किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। हाँ बस इतना बोल सकती हूँ इससे क्लोजेस्ट है, तो बी ऑप्शन आ गया मेरे, बट ठीक है अगर नहीं ऑप्शन आ रहा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.294, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन कैसे किया, ये सबसे क्लोजेस्ट किसके 0.88 के, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऐसे टिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 3 सेंटीमीटर इनवर्स, बी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर इनवर्स, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जे इज इक्वल टू 7 to 8 ट्रांजिशन, तो E7 निकाल लो E8 निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, फॉर्मूला भी करके आए क्या होता है बी जे जे प्लस 1, ये क्या होगा बी जे इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 7 जार 56, ठीक है। फिर इसके लिए बी जे जे प्लस 1, 9 8 जार 72, तो दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा ट्रांजिशन के लिए, इट विल बी 72b माइनस 56b, तो 72 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 16b, b की वैल्यू गिवन है कितनी 3a, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट डेल्टा ई का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्या होता है 2b j प्लस 1,
2, बी की वैल्यू कितनी है 3, जे प्लस 1, हायर लेवल कौन है 8, या फिर अगर जे देखोगे तो लोअर लेवल 7 + 1 = 8। ठीक है, ये होती है जे टू जे प्लस 1 जाने के लिए। तो 8 3 जार 3 × 2 6, 6 × 8 48, तो भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल XY हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई मॉलिक्यूल है जिसकी प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है, रिड्यूस्ड मास गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है, आर की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट गिवन है, के की वैल्यू, frequency of radiation required to rotationally excite the molecule from J is equal to 0 to 1 state। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर आपको रोटेशनली एक्साइट करना है, कहाँ से कहाँ तक, J 0 से 1 तक। तो क्या आता है डेल्टा ई, अभी करवाया ना, 2B J+1, J+1 कहाँ करना है 2B, 1 ही इसका वैल्यू तो 2B आएगा बेसिकली। तो आपको निकालना क्या है B की वैल्यू। B क्या होता है H/8π²IC, ठीक है, और I क्या होता है μr²। पहले I निकाल लूंगी फिर वो निकाल लूंगी। तो कमिंग टू माई I, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 2 × 10⁻26, डायरेक्ट केजी में है तो नो यूनिट कन्वर्शन इज नीडेड। R की वैल्यू 100 पिकोमीटर है, तो इट विल बी 100 × 10⁻12 मीटर। इसको मैं लिख देती हूँ 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो I क्या होगा μr², तो 2 × 10⁻26 × 10⁻10 का स्क्वायर दैट इज 10⁻20, तो ये आ गया 2 × 10⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब भी ये वैल्यू अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, आपको शॉर्ट ट्रिक करवाई जाती है कि बार बार आप पेपर में नहीं सॉल्व कर सकते, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो डायरेक्टली सारे को सॉल्व करके क्या आ जाता होता है 28 × 10⁻47 डिवाइडेड बाय I। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगी 28 × 10⁻47, I क्या आया 2 × 10⁻46, तो ये आया 14, -47 + 6 इज -1, तो ये आ गया 1.4, और तो डेल्टा ई क्या है 2B, तो 2 × 1.4 इज 2.8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, deuterium kinetic isotope effect for the following reaction was found to be 4। based on this information mechanism of the reaction is, ठीक है, आपको मैकेनिज्म बताना है इस रिएक्शन का कि ड्यूटीरियम, उसने हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम के साथ रिप्लेस कर दिया और उसकी काफी अच्छी वाली वैल्यूज आ रही है, मतलब अगर आइसोटोप का इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है तो पक्का ये रिएक्शन जब हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम से रिप्लेस किया होगा तो ये रिएक्शन में बहुत इफेक्ट आया होगा। अगर रिएक्शन में इफेक्ट आया होगा मतलब ड्यूटीरियम का किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट हो रहा होगा, और ये एलिमिनेट कब होगा जब यहाँ पे कौन सी एलिमिनेशन होगी, सी दिस इज अ लिविंग ग्रुप, किस पोजीशन पे है टुवर्ड्स द प्लेन अपवर्ड्स, और इस हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम के साथ रिप्लेस करोगे, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन्स, कोई भी निकाल सकते हो, पर वो बोल रहा है आइसोटोप का इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो पक्का ये रिमूवल हो रहा है, और ये क्या है डाउनवर्ड्स बिलो द प्लेन, मतलब यहाँ पे कौन सी एलिमिनेशन हो रही है एंटी एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन। अगर यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन हो रही है तो एंटी एलिमिनेशन किस में पॉसिबल होती है E2 में। मोर ओवर बेस गिवन है, बेस का काम क्या होता है एसिडिक प्रोटॉन निकालना, तो बट OH नेगेटिव विल डू, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा ये इधर और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिख ही रहा है ना मेरे को ये चीज बन रही है। ये कब बनेगी जब ऐसे निकलेगा, और ये कौन सी एलिमिनेशन है E2। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये रिएक्शन दे रखी है आपको मेजर प्रोडक्ट्स बताने। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ना मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली वे में लिख लेती हूँ ताकि प्लॉट करना इजी हो जाए, ताकि प्लॉट करना क्या हो जाए इजी, ठीक है। तो ये तो गिवन है ऊपर फिनाइल ग्रुप है मिथाइल हाइड्रोजन, तो ये कुछ ऐसे हैं बेंजीन रिंग
यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन। देन फिर H और Me OTS। ना H इधर है, Me इधर है और नीचे OTS। और साथ में किसका अटैक करवा रहे हो आप? टेकिंग प्लेस ऑफ ACOH। तो मेरे को वैसे तो दिख ही रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मली देखेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी, बस OTS की जगह पे OAC आके लग जाएगा। इसमें भी OTS की जगह पे OAC आके लगा। डिफरेंस क्या है स्टीरियो का? क्या स्टीरियो चेंज होगी या सेम रहेगी, कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो देखते हैं। ये था फर्स्ट स्टेप में। जैसे ये लीव करेगा तो एनजीपी, बेंजीन रिंग है ना, फिनाइल ग्रुप कैन एक्सर्ट एनजीपी, तो ये आएगा यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक दिस। ये था ना, ये ऐसे, ये नीचे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और जब ये इन पे अटैक करेगा ये नीचे को शिफ्ट हो जाएंगे। मिथाइल इधर, हाइड्रोजन, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नाउ योर, जब आप ACOH डालोगे, इट कैन अटैक ऑन टू साइड्स। या तो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे। जब वो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट, और जब वो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट। तो पहले मैं ए मैकेनिज्म देखती हूँ क्या होगा। तो ए मैकेनिज्म में अगर वो इधर को अटैक कर रहा है तो नीचे OAC आ रहा है, ठीक है, और Me और OH चले जाएंगे, Me और H चले जाएंगे ऊपर। और ये जो बेंजीन रिंग थी ये ऊपर रह रही है अब, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, वापस बेंजीन बनी, और ये H और Me ऐसी नीचे ये बन गई। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अटैक करेगी, सेकेंड पॉसिबिलिटी, तो ये वाला ग्रुप तो एज इट इज पड़ा है, H Me PH, ये बॉन्ड टूट गया ना, अब यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो ये OAC आएगा नीचे और ये अपने ऊपर शिफ्ट, H इधर ही रहेगा, Me इधर ही। बस इतना ध्यान में रखना कि जब इन्हें नीचे या ऊपर शिफ्ट करते हो, पहले मिथाइल टूवर्ड्स लेफ्ट था, H टूवर्ड्स राइट, बाद में भी ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। जब इन्हें ऊपर शिफ्ट करोगे तो मिथाइल ही टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, हाइड्रोजन ही टूवर्ड्स राइट। सिमिलरली इस केस में हाइड्रोजन लेफ्ट है, मिथाइल टूवर्ड्स राइट है। ठीक है, तो इस केस में भी हाइड्रोजन जब नीचे के लेफ्ट ही रहेगा, ये राइट ही रहेगा, इनकी पोजीशंस नहीं चेंज करनी। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब मैं देखूंगी इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो तो 180 डिग्री रोटेशन करने पे सारा का सारा आगे आ जाएगा PH, और ये दोनों भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते होते हैं 180 रोटेशन पे, Me और H। ये सारा का सारा उठ के पीछे नीचे OAC रहेगा और इनकी पोजीशन इंटरचेंज, इधर H इधर Me। तो चेक करो क्या ये दोनों सेम बन रहे हैं? यस। 180 डिग्री की रोटेशन करने पे आपको बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, यानी कि दोनों आइडेंटिकल ही हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो किसमें गिवन है, ये वाला। MEH की पोजीशन और HME की पोजीशन चेंज नहीं हुई और OAC वहीं पे आके लग गया। तो दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, NGP के कारण हुआ है सारा कुछ। अगर बेंजीन को आप ओपन करके नहीं बनाते तो आपको NGP का पता नहीं लगना था, तो आप ये दो पॉसिबिलिटीज ड्रॉ नहीं कर पाते। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ सॉल्वेंट्स इन विच PCl5 डज नॉट आयोनाइज। ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसमें PCl5 आयोनाइज नहीं होगा? वो सॉल्वेंट होगा जो नॉन पोलर होगा। इसमें ये पोलर है, इसमें ये पोलर है, ये भी पोलर था, ये नॉन पोलर है। पर इसमें अगर मैं देखूंगी दोनों के दोनों नॉन पोलर है। बेंजीन रिंग C6H6 भी नॉन पोलर है, CCl4 भी, तो इसमें आयोनाइज नहीं होगा। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी पोलर है, ये नॉन पोलर है, एटलीस्ट एक या दो तो पोलर आ ही रहे हैं सब में, तो किसमें आयोनाइज नहीं होगा? सी ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इन पे अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो अच्छे से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना इजी है। ओके, इसमें नॉर्मल रिंग है, नाइट्रोजन के लोन पर कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
विच विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग द ग्रुप। तो ये रेट को क्या करेगा, डिक्रीज। यहाँ पे रिएक्शन होनी हो जाएगी थोड़ी सी मुश्किल। अब Cl, Cl दो तरीके की इफेक्ट एग्जर्ट करता है, प्लस आर एंड माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑर्थोपैरा पे, पर इतना अच्छा नहीं होता माइनस आई के कारण, क्योंकि इसका माइनस आई भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए अब इसमें सिर्फ कौन सा ऑपरेट हो रहा है, प्लस आर रेजोनेंस, तो ये तो सबसे फास्ट करेगा। तो आइदर ए ऑप्शन या डी ऑप्शन, जिसमें वन सबसे पहले आ रहा है, इन दोनों में से ये नाइट्रोजन सिर्फ क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को ओनली डिक्रीज। इसमें Cl डिक्रीज भी कर रहा है बाय माइनस आई एंड इंक्रीज भी कर रहा है बाय प्लस आर। तो ज्यादा रेट किसका होगा, 3 का, देन 2। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ए आ गया आपके पास रॉन्ग। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ट्रांस 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन है, 1 पोजीशन लेटर से मैं इसको ले रही हूँ, इस पे मैंने लगा दिया ब्रोमो, 3 पोजीशन पे मिथाइल, दोनों ट्रांस है तो अपोजिट स्टीरियो में लगाती हूँ। इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड का काम है या तो ये डाई डी हेलोजिनेशन करवा सकता है, ठीक है, Br2 रिमूव हो जाता है, पर यहाँ पे तो 2 ब्रोमीन ग्रुप है ही नहीं, तो क्या ये एलिमिनेशन करवाएगा या क्या, नो, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। जोन से बच्चे देख के कराएंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ से अच्छी, यहाँ से Br बाहर, नो, ये कोई बेस थोड़ी ना। एलिमिनेशन करवाने के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ बेस। ये तो अब वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। आई नेगेटिव आएगा अपना SN2 बैक साइड अटैक करेगा यहाँ से, और Br विल आउटसाइड। क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म था तो अपोजिट स्टीरियो, आई आएगा यहाँ। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the vibrational transition energy of a diatomic molecule corresponding to V120 is इतनी, V221 is इतनी, एंड हार्मोनिसिटी कांस्टेंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो होता है E इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू टू E इज इक्वल्स टू 0 to 1 के लिए, फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा ई 1 माइनस 2x, दैट इज ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2143.1 सेंटीमीटर इनवर्स। ई आता है किससे, 2 to 1, मतलब 1 to 2, तो ये आएगा ओमेगा ई 1 माइनस 4x। इसके लिए क्या होता है, 1 माइनस 4x, सब्स्टिट्यूट करके देखोगे पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आएगा ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स, वैल्यू 2116.1 सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 2, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स माइनस ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स इज इक्वल्स टू 2143.1 माइनस 2116.1। तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स माइनस ओमेगा ई प्लस 4 ओमेगा ई एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 27। तो ये कैंसल, माइनस 2 प्लस 4 इज 2 ओमेगा ई एक्स, कितना आ गया 27। तो ओमेगा ई और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 27/2, दैट इज 13.5। तो ये पता करना था हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, 13.5 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the lines in the microwave spectra of this are separated by this. The lines in the microwave spectrum of 1 hydrogen 127 iodine will be separated by, कैसे होगा, तो अभी अभी हमने किया कि जो B डैश अपॉन B होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू डैश, रेसिप्रोकल में होगी, ठीक है। B डैश अपॉन B किसके इक्वल होएगा, म्यू अपॉन म्यू डैश। करते हैं अब, लेटस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग B है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग B डैश है। उसने बोला इसके लिए लाइन सेपरेट हुई हुई है A से, तो सेपरेशन कितनी होती है, 2B
2b की वैल्यू a गिवन है, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से a/2। आपको इसके लिए सेपरेशन निकालनी यानी कि 2b डैश की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं म्यू कैलकुलेट करती हूँ। म्यू इसके लिए क्या होगा 2 इंटू 127 डिवाइडेड बाई 129, और म्यू डैश इसके लिए क्या होगा 1 इंटू 127 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, तो बी डैश अपॉन बी इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू 127 डिवाइड बाई 129, 1 इंटू 127 डिवाइडेड बाई 128। ये तो कटी गई 129 और 128 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही आ गया। तो बी डैश क्या आ गया आपके पास 2b। बी की वैल्यू कितनी गिवन है a/2, तो बी डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई a। पर उसने बोला था कितनी सेपरेशन होगी, सेपरेशन कितनी होती है 2b डैश, तो ये आ जाएगा 2a। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following molecule will not show pure vibrational absorption spectrum? किसी भी कंपाउंड को प्योर वाइब्रेशनल ऑपरेशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करने के लिए देयर मस्ट बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में कुछ चेंज होना चाहिए, और डाइपोल मोमेंट में सब में चेंज आ जाता है एक्सेप्ट होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे ये शो करेंगे। तो इनमें से कौन है H2, ये नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, इनका HCl तो वैसे ही पोलर है, CH3Cl भी पता लग रहा है। CH4 वैसे पोलर नहीं है, पर इसके किसी ना किसी मोड में वाइब्रेशनल मतलब डाइपोल मोमेंट चेंज आ ही जाएगा। तो ओनली वन विल नॉट शो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the trigonal bipyramidal crystal field d orbital with highest energies, जब TBP होती है तो आपके जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे स्प्लिट करते हैं, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। कैसे कैसे होते हैं, दिस इज dxz एंड dyz। ये कौन से होते हैं dx² माइनस y² और dxy, और ये कौन सा होता है dz²। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है dz²। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इतना द टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर मैं इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करूं तो +1 x -1, तो +1 इंटू 3 +3 प्लस x -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3, तो +3, कोबाल्ट +3 मीन्स D6। अब D6 के दो केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाई स्पिन, या फिर 3 4 5 6 लो स्पिन। पर ध्यान से देखो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है 5 बोहर मैग्नेटोन, लो स्पिन वाले में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो मेरे को पता लगा क्या है हाई स्पिन। तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेती हूँ। जो नीचे T2G वाले होते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है -0.4 डेल्टा ओ, और जो ऊपर EG वाले होते हैं इसकी +0.6 डेल्टा। तो CF क्या आएगी आपके पास, इट विल बी 4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, -0.4 डेल्टा प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा, तो -1.6 डेल्टा प्लस 1.2 डेल्टा, ये आ गया -0.4 डेल्टा ओ। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन दिस द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिक विल बी। कॉपर इसमें +2 में है, कॉपर +2 इज D9 स्पीशीज। तो D9 स्पीशीज कॉपर +2 कैसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एम्प्टी है, EG अनसिमेट्रिकली फील्ड आ रहा है। अगर ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो क्या हो सकती है जोन टेलर डिस्टोर्शन, तो ये क्या होगा टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना होके ये क्या होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये मॉक टेस्ट होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।